रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 34 आग का बवंडर युद्ध तकनीक की शक्ति। जब रुद्रांश की मां सुनीता ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब उन्होंने कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है सुमंत जी, हम शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के तुरंत बाद ही यहाँ से चले जाएंगे। जब सुमंत ने सुनीता की बात सुनी तो उन्होंने अपना सर हिलाते हुए उन्होंने फिर सुनीता से बोले, ठीक है भाभी, अब मैं भी चलता हूँ। इतना कहकर उन्होंने सुनीता को प्रणाम किया और फिर वहां से चले गए। 6 महीने बाद जंगल के अंदर रुद्रांश और ध्रुव दोनों अपने अपने अभ्यास कर रहे थे। रुद्रांश एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठकर अपनी हाथ लहराते हुए कुछ मुद्राएं बना रहा था। फिर वह मुद्राएं बनाते हुए अपने दोनों हाथों को बिल्कुल पास लेकर आया। इसके बाद धीरे धीरे रुद्रांश को हाथ से नीले रंग की आग निकलने लगी। फिर वह आग धीरे धीरे दोनों हाथों के बीच घूमने लगी। कोई अगर उस आग को देखता तब उसे पता चल जाता कि वह आग धीरे धीरे एक बवंडर की तरह घूम रही थी। जब रुद्रांश ने उस आग को बवंडर की तरह देखा तब उसके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। फिर रुद्रांश अपने उत्तेजना को काबू में रखते हुए उस आग को नियंत्रित करने लगा। धीरे धीरे वह आग घूमते घूमते एक छोटे से बवंडर का रूप लेने लगा। इसी बीच रुद्रांश का शरीर पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो गया था। दरअसल रुद्रांश ने जो युद्ध तकनीक अभ्यास कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि आग का बवंडर युद्ध तकनीक ही था। इसमें रुद्रांश को बहुत सी ऊर्जा के इस्तेमाल के साथ अपनी आग को भी नियंत्रित करना पड़ रहा था। इसलिए उसके शरीर में बहुत सी शक्तियों की कमी हो गई थी। इस वजह से वह बहुत ही ज्यादा थक गया था। पर फिर उसने दांत पिसते हुए उस तकनीक की तरफ ध्यान लगाने लगा। उसने मन ही मन खुद से बोला, रुद्रांश थोड़ी देर और बस हो ही गया। इसके बाद रुद्रांश ने पूरी एकाग्रता के साथ उस आग के बवंडर में बदलते हुए देखने लगा। इसी बीच वह धीरे धीरे अपनी हाथ की मुद्राएं बदल रहा था। कुछ समय बाद वह आग घूमते घूमते एक छोटे से बवंडर में बदल गया। फिर रुद्रांश ने अपने हाथों को घूमते हुए कुछ मुद्राएं बनाई। फिर उसने अपनी हाथ को ऊपर उठाया। इसके बाद वह बवंडर जो कि अभी अभी रुद्रांश के दोनों हाथों के बीच में तैयार हो रहा था, धीरे धीरे रुद्रांश से आगे बढ़ते हुए कुछ दूर पर चला गया। फिर रुद्रांश ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में घुमाया। इसके बाद वह आग का बवंडर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। कुछ ही देर में वह आग का बवंडर लगभग 10 मीटर जितना बड़ा हो गया, जिसे देखकर रुद्रांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब वह आग का बवंडर 10 मीटर तक बड़ा हो गया तब उसके आसपास के वातावरण में तापमान बढ़ने लगी। कुछ ही देर में उस बवंडर के आसपास के सभी पेड़ पौधे आग में जलने लगे। इधर ध्रुव इस बात से अनजान अपनी हथौड़े की युद्ध तकनीक का अभ्यास कर रहा था। वह भी अभ्यास कर ही रहा था कि तभी उसको वातावरण में गर्मी महसूस होने लगी। जब उसने अपने आसपास गर्मी महसूस किया तब उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। उसने मन ही मन कहा, यह मुझे वातावरण में इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है? क्या आप पास आग लग गई है? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि गर्मी का स्रोत कहाँ है। फिर वह अपने अभ्यास को छोड़कर उस जगह की तरफ जाने लगा। कुछ ही समय में वह रुद्रांश के पास पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तब उसने उस आग के बवंडर को देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। फिर उसने मन ही मन सोचा, ये सब आखिर हो क्या रहा है? और यह नीली आग का बवंडर यहाँ पर कैसे आया? फिर जब उसने उस आग के बवंडर को देखा और उसकी शक्ति को महसूस किया, तब उसके चेहरे पर खौफ नजर आने लगी। फिर वह रुद्रांश की तरफ देखने लगा जो धीरे धीरे अपने हाथ को हिलाते हुए कुछ मुद्राएं बना रहा था। इसे देखकर ध्रुव की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह आग का बवंडर रुद्रांश भाई ने तैयार किया है? पर यह कैसे हो सकता है? रुद्रांश भाई के पास तो ऐसा कोई भी युद्ध तकनीक नहीं है। वह मन ही हमन खुद से ही यह सभी बातें कर ही रहा था कि तभी उसको कुछ याद आया। उसको याद आया कि रुद्रांश के पास गुरुकुल से मिला हुआ युद्ध तकनीक था, जिसका नाम आग का बवंडर था।
इसे याद आते ही ध्रुव की आंखों में चमक आ गई, फिर उसने रुद्रांश की तरफ इज्जत भारी नजरों से देखने लगा। उसने मन ही मन खुद से बोल, तो रुद्रांश भाई ने उस युद्ध तकनीक को पूरा सीख लिया। वैसे मानना पड़ेगा कि इस युद्ध तकनीक की ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर वो उस आग के बवंडर की तरफ देखने लगा। इधर रुद्रांश ने जब देखा कि उसका हमला अब तैयार हो गया है, तब उसने देर ना करते हुए खुद से 100 मीटर दर एक बड़ी सी पत्थर पर उस आग का बवंडर हमले को निर्देशित कर दिया। इसके बाद वह आग का बवंडर उड़ते हुए उस पत्थर पर जाकर टकरा गया। इसके बाद वह आग का बवंडर उस पत्थर के चारों तरफ घूमने लगा। इसके बाद कुछ ही समय में वह पत्थर पिघलते हुए लावे में बदल गया। जब रुद्रांश ने अपनी युद्ध तकनीक की ताकत देखी, तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर उसने मन ही मन बोला, अरे ये युद्ध तकनीक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस युद्ध तकनीक के जरिए मैं अपने से 3 पड़ाव ऊपर के योद्धा को भी हराने में सक्षम हो सकता हूँ। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर थकावट बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। इधर जब ध्रुव ने उस हमले की ताकत को देखा, तब उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कुछ देर तक तो वह कुछ समझ ही नहीं पाया। फिर उसने रुद्रांश की तरफ हैरानी से देखने लगा। जब ध्रुव ने रुद्रांश की तरफ अपनी नजर की, तब उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी। दरअसल रुद्रांश धीरे धीरे अपनी जगह पर लड़खड़ाने लगा था। दरअसल रुद्रांश ने इस युद्ध तकनीक में बहुत सी शक्तियां इस्तेमाल कर ली थी। इस वजह से उसके शरीर में शक्तियों की कमी हो गई थी। फिर वह अपनी जगह पर लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। जब यह नजारा ध्रुव ने देखा, तब वह जल्दी से रुद्रांश के पास चला गया और उसको अपनी जगह पर गिरने से रोक लिया। फिर उसने रुद्रांश गाल को थपथपाते हुए रुद्रांश को पुकारने लगा, रुद्रांश भाई क्या आप ठीक हो? पर रुद्रांश अभी तक बेहोश हो गया था। जब ध्रुव ने रुद्रांश को बेहोश होते हुए देखा, तब उसने रुद्रांश को उठाते हुए अपनी गुफा में ले गया, जहां वह दोनों अक्सर आराम किया करते थे। वहां पर जाकर उसने रुद्रांश को बिस्तर पर लेटा दिया, फिर उसके शरीर को साफ किया। फिर उसने अपने स्टोरेज अंगूठी से एक शक्ति बढ़ाने वाली गोली निकाली और रुद्रांश को खिला दिया। फिर उसने कुछ समय रुद्रांश के पास रखा रहा। कुछ समय बाद रुद्रांश को धीरे धीरे होश आने लगा। जब रुद्रांश अपने होश में आया, तब उसका शरीर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा था। फिर उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोली निकाली और उसे खा गया। फिर कुछ समय बाद उसके शरीर में धीरे धीरे दर्द कम होने लगा। फिर वह अपने चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि वह अपनी गुफा पर है, जिसे देखकर वह अनुमान लगा पा रहा था कि क्या हुआ होगा। फिर उसने मन ही मन कहा, लगता है उस युद्ध तकनीक के इस्तेमाल से मैं वहीं पर ही बेहोश हो गया था। फिर ध्रुव ने मुझे यहाँ लाया होगा। इतना सोचने के बाद रुद्रांश वहां से उठा और अपने कपड़े पहने फिर वहां से बाहर आ गया। दरअसल रुद्रांश जब बेहोश होने वाला था, तब उसको पहले से ही यह महसूस हो गया था कि ध्रुव उसको देख रहा है। बाहर आते ही रुद्रांश ने देखा कि ध्रुव अपना अभ्यास कर रहा है। इधर ध्रुव अपना अभ्यास कर ही रहा था, तभी उसको यह महसूस हुआ कि कोई उसको देख रहा है। इसे महसूस कर ध्रुव उसी तरफ देखने लगा जहां रुद्रांश खड़ा हुआ था। जब उसने उस तरफ देखा, तब उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने रुद्रांश की तरफ जल्दी से आ गया। फिर उसने रुद्रांश को देखते हुए एक चिंतित स्वर में बोला, रुद्रांश भाई क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जब रुद्रांश ने ध्रुव की चिंता से भरी बात सुनी, तब उसके चेहरे एक मुस्कान आ गया। पर फिर उसने ध्रुव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, ध्रुव तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसे सुनकर ध्रुव ने एक राहत की सांसें ली। फिर ध्रुव रुद्रांश की तरफ देखकर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, वैसे भाई रुद्रांश मानना पड़ेगा, आपके युद्ध तकनीक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इससे तो कोई स्वादिष्ठान चक्रीय योद्धा भी डर जाएगा। जब रुद्रांश ने ध्रुव की बात सुनी, तब वह मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाया।
इसके बाद ध्रुव ने रुद्रांश से कहा, वैसे रुद्रांश भाई, क्या आपने उस युद्ध तकनीक को पूरा सीख लिया है? जब रुद्रांश ने ध्रुव की बात सुनी तब उसके चेहरे पर एक मजबूरी से भरी ही मुस्कान आ गई। फिर उसने कहा, ध्रुव, इस युद्ध तकनीक को मैंने सीख तो लिया है, लेकिन अभी भी मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। जब ध्रुव ने रुद्रांश की बात सुनी तब उसने भी समझ में अपना सिर हिला दिया। फिर उसने कहा, तो रुद्रांश भाई, चलो हम दोनों ही अपने अपने युद्ध तकनीक का अभ्यास करके उसमें पूरी तरह से महारत हासिल कर लेते हैं। जिस पर रुद्रांश ने भी अपना सर हिला दिया। फिर ऐसे ही अभ्यास करते करते कुछ महीने बीत गए। 4 महीने बाद ध्रुव और रुद्रांश दोनों अपने अभ्यास स्थल से निकलकर गुरुकुल की तरफ जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते रुद्रांश बोला, जल्दी चलो ध्रुव, आज हमें किसी भी हालत में गुरुकुल में पहुंचाना पड़ेगा। आज वह दिन है जब शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता के लिए हमारे गुरुकुल में शिष्यों को चुनने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और हमें किसी भी हाल में उस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। इस पर ध्रुव ने भी अपना सिर हिला दिया। फिर दोनों तेजी से गुरुकुल की तरफ जाने लगे। कुछ समय बाद रुद्रांश और ध्रुव दोनों गुरुकुल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही रुद्रांश और ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। इसके बाद दोनों गुरुकुल में प्रवेश कर गए। गुरुकुल के अंदर पश्चिमी भाग में एक बड़ा सा लड़ाई का अखाड़ा बनाया गया था, जिसमें गुरुकुल के सभी शिष्य अपना अभ्यास करते थे। आज उस अखाड़े में चारों तरफ अनेक शिष्य और अनेकों दर्शक आए हुए थे। और आए भी क्यों ना, आज शक्तिनगर राज्य के सबसे बड़े गुरुकुल में योद्धाओं का चयन करने के लिए प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसके बाद उस प्रतियोगिता के सबसे शीर्ष योद्धाओं को शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। अखाड़े के चारों तरफ अनेक लोग थे, जिसमें उन सभी योद्धाओं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे, उनके परिवार के लोग, दोस्त और हितैषी भी थे। अखाड़े के सामने एक बहुत बड़ा मंच था, जहां पर गुरुकुल के प्रमुख आचार्य तथा मुख्य अतिथि के बैठने का इंतजाम किया गया था। बीचों बीच 4 बड़ी कुर्सी रखे गए थे। कुछ समय बाद रुद्रांश और ध्रुव भी अखाड़े के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने आचार्य सुमंत से मुलाकात किया। जब आचार्य सुमंत ने रुद्रांश और ध्रुव को देखा तब उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, बहुत अच्छे रुद्रांश, तुम अब मूलाधार चक्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हो। जिस पर रुद्रांश मुस्कुराते हुए बोला, चाचा जी, मेरी साधना की गति तो बहुत कम है, आप खुद देखिए, ध्रुव का यद स्तर मुझसे भी अधिक है। वह स्वादिष्ठान चक्र के मध्य चरण में पहुंच चुका है, और मैं अभी तक स्वादिष्ठान चक्र में भी प्रवेश नहीं कर पाया हूं। जब आचार्य सुमंत ने रुद्रांश की बात सुनी तब उन्होंने मुस्कुराते हुए रुद्रांश से कहा, रुद्रांश, कभी भी दूसरों की तुलना खुद से मत करो। हर किसी का अलग अलग क्षमता होता है। अब तुम खुद ही देखो, भले ही तुम्हारा युद्ध स्तर कम है, पर तुम अभी भी अपने से 2 पड़ाव ऊपर के योद्धा को हरा सकते हो। और यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो, कोई और नहीं। इसलिए तुम कभी भी खुद को किसी से कमजोर मत समझना। जब रुद्रांश ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए समझ में अपना सर हिला दिया। फिर आचार्य सुमंत ने रुद्रांश और ध्रुव की तरफ देखकर बोले, अच्छा, अब जाओ, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। क्योंकि तुम दोनों ने तीसरे स्तर की युद्ध तकनीक को हासिल करने में कामयाब हुए थे, इसलिए तुम्हारे नाम पहले से ही इस प्रतियोगिता में शामिल कर दी गई है। जब रुद्रांश और ध्रुव ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब दोनों मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाकर बाकी प्रतियोगियों के पास चले गए। दरअसल रुद्रांश और ध्रुव को पहले से ही पता था कि जो भी शिष्य तीसरी श्रेणी के युद्ध तकनीक को चुनने में कामयाब होगा, उन सभी के नाम पहले से ही इस प्रतियोगिता में शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए उनको कोई भी हैरानी नहीं हुई। उनके वहां से जाने के कुछ समय बाद गुरुकुल के अखाड़े के पास मंच पर आचार्य भीष्म आए। जब आचार्य भीष्म उस मंच पर आए तब सभी लोग शांत होकर आचार्य भीष्म की तरफ देखने लगे। सभी आचार्य उनके सामने झुककर प्रणाम करते हुए उनका सम्मान किया, जिस पर आचार्य भीष्म ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गए। उसके कुछ समय बाद वहां पर कुछ घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दिया, जिसे सुनकर सभी उसे तरफ देखने लगे।
इसके बाद वहां पर एक रात आकर रुक, उसके पीछे 2 घोड़ों में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, जो कि उस रथ के पीछे पीछे आ रहे थे। जब सभी ने देखा कि एक रथ वहां पर आ रहा है, तब सभी लोग उस रथ के आगे से हट गए, और फिर सभी ने अपना अपना सर उस रथ के सामने झुका लिया। फिर कुछ समय बाद वह रथ आकर ठीक अखाड़े के पास जाकर रुका। फिर उस रथ में से एक सुंदर सी लड़की निकलकर बाहर आई, जो कि दिखने में किसी परी की तरह दिख रही थी, जिसे देखकर सभी लोग उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। तो क्या होगा इस प्रतियोगिता में? क्या रुद्रांश जीत पाएगा इस प्रतियोगिता को? कहीं रुद्रांश को महामंत्री पहचान तो नहीं जाएंगे? और क्या होगा जब महामंत्री ज्ञानदेव को पता चलेगा कि रुद्रांश ही रुद्र है?